नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय पर जानकारी हम लेकर आते हैं और आज के विषय की अगर बात की जाए, आज खासतौर से आपको हम जानकारी देंगे पशुपालन से संबंधित। बदलते मौसम में पशुओं का रखरखाव आपको कैसे करना है और इसके साथ ही बात करेंगे पशुओं में अधिक दूध उत्पादन के लिए नस्ल सुधार। दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हमारे पशुपालक और किसान भाइयों के लिए। और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800113060, साथ ही 1800113061। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही आप बता दें, हमारे स्टूडियो में जो विशेषज्ञ आज मौजूद हैं उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अतुल आनंद जी। आप सलाहकार हैं मत्स्य पशुपालन डेयरी मंत्रालय भारत सरकार में। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर अतुल। नमस्कार। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर पवन सिंह जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं एनआरआई करनाल से। डॉक्टर पवन, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर पवन से हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे नस्ल सुधार की जब बात की जाती है कितना महत्वपूर्ण है ये, और खासतौर से दूध उत्पादन के लिए भी, क्योंकि पशुपालन के साथ साथ हम मानते हैं कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। और जब किसानों की आमदनी को बढ़ाने की बात कही जाती है तो इसके बिना वो संभव नहीं माना जाता। लेकिन इससे जुड़ी और कई ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आज आपको हम जानकारी देंगे। और उसी में सबसे पहले डॉक्टर अतुल, अगर बात की जाती है, एक पशुपालक यही सोचता है जो उसका पशु है वो स्वस्थ रहे, पूरी तरीके से निरोगी रहे। लेकिन जो बदलते मौसम की जब बात की जाती है, कैसे ये पशु की सेहत को प्रभावित करता है? देखिए, जैसे अभी मौसम है, गर्मी का आने वाला है जी। तो गर्मियों में सबसे पहले पशुपालक को ये ध्यान रखना कि उसने जो पशुशाला बना रखी है वो किस तरह से बना रखी है। पशुशाला जो है वो उसकी जो लंबाई है उसकी दिशा जो है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ होनी चाहिए जी। और जो उसमें खिड़की दरवाजे लग रखे हैं वो उत्तर से दक्षिण की तरफ होने चाहिए जी। सबसे पहले पशुपालक को अपने पशुशाला को की सफाई, साफ सफाई जो है वो सुबह शाम जरूर करनी चाहिए। और उसके बाद उसे देखना है कि जब पशुशाला बनानी है तो उसमें जो वो फ्लोर है, फर्श है, जो उसकी फर्श की सतह है वो हमेशा 2 फीट जो है वो ऊंची होनी चाहिए ताकि जो पानी है वो ठहरे ना। और फ्लोर की जो सतह है उसका जो स्लोप है वो 1.5% थोड़ा सा स्लोप होना चाहिए। और उसका जो स्लोप है वो कनेक्ट होना चाहिए ड्रेनेज सिस्टम के साथ। और वो जो ड्रेन है उसकी भी स्लोप जो है वो 1% होनी चाहिए ताकि जितना मल मूत्र है वो सारा का सारा बाहर निकास हो सके। जी बिल्कुल। तो ये एक तरह का प्रबंधन हम मान सकते हैं। और देखिए, आवास व्यवस्था जो है कितनी महत्वपूर्ण रहती है। और जैसा कि डॉक्टर अतुल ने बताया कि किस तरह का हम जो कार्य है वो करते हैं, सावधानी हमें कैसे रखनी होगी और कैसे जो आवास की व्यवस्था है या आवास प्रबंधन जिसको हम कहते हैं कितना ज़रूरी होता है पशु की सेहत को ध्यान में रखते हुए। इस बारे में और भी इनसे अधिक हम जानकारी लेंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। पशुओं का स्वस्थ होना जरूरी है। बदलते मौसम का असर पशुओं पर भी होता है। ठंड जा रही है और धीरे धीरे गर्मी आ रही है, इसलिए खास तौर से बदलते मौसम में तो पशुओं की देखभाल और भी जरूरी हो जाती है। हालांकि अभी ठंड पूरी तरह से गई नहीं है। पशुओं में ठंड के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। पशुओं में बीमारी के कुछ खास लक्षण होते हैं। सबसे पहले तो बीमार पशु चारा खाना बंद कर देते हैं और जुगाली करना छोड़ देते हैं। पशु सुस्त रहने लगता है। चलने फिरने में पशु को परेशानी होती है। पशुओं के शरीर के तापमान में लगातार गिरावट रहने लगती है। बदलते मौसम में पशुओं में कई तरह के रोग हो जाते हैं, जैसे अफरा रोग। ठंड के मौसम में पशुओं को आवश्यकता से अधिक दलहनी हरा चारा जैसे बरसीम व अधिक मात्रा में अन्न व आटा या बचा हुआ बासी भोजन खिलाने के कारण ये रोग होता है। इसमें जानवर के पेट में गैस बन जाती है और बाईं कोख फूल जाती है। इनके अलावा गर्मी आए या सर्दी की शुरुआत हो, पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग बहुत तेजी से फैलता है। इससे पशुओं की जान तक चली जाती है। ये रोग वायरस से फैलता है। ऐसे में पशुओं को बदलते मौसम से बचाने के तरीके अपनाएं। उन्हें संतुलित आहार दें। तालाब से पशुओं को दूर रखें। वयस्क व बच्चों को पेट के कीड़ों की दवा पिलाएं। गौशाला को नमी और सीलन से बचाएं। पशुओं के रहने के स्थान में सूरज की भरपूर रोशनी आने दें।
मौसम में जो पशु की सेहत है उसको हम बरकरार रख सकते हैं और पशु हमारा निरोगी रह सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ना सिर्फ पशु की सेहत बल्कि उसके ज़रिए जब दूध उत्पादन की हम बात करते हैं, जो दूध उत्पादन है उसमें लगातार वृद्धि होती रहे, इजाफा होता रहे, तो उससे ज़्यादा लाभ हमारे पशुपालक के लिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ पर आवश्यकता आती है नस्ल सुधार की। इसके लिए कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं सरकार की तरफ से, जिससे जागरूकता जो है पशुपालकों में आए। लेकिन कितना महत्व इस बात का है कि जो आपकी पशु की नस्ल है उसके ज़रिए कितना लाभ आपको आने वाले समय में मिल सकता है, ये जानना बेहद ज़रूरी। इस बारे में डॉक्टर पवन आपसे हम जानना चाहेंगे, पशुओं की नस्ल की जब बात की जाती है, कितना इससे हम अगर कहें कि इसका क्या महत्व और कितना फ़र्क पड़ता है जब दूध उत्पादन की हम बात करते हैं पशु की? इसका देखिए बहुत बड़ा महत्व है पशुपालन में। अगर पशु किसी का दूध ज़्यादा नहीं देगा किसान का, तो उससे उसको आमदनी नहीं होने वाली। जैसे हमारे देश में जो आमतौर पर पशु का दुग्ध उत्पादन है, जैसे हम देसी नस्ल की आजकल बात करते हैं, जो हमारी सबसे अच्छी नस्ल है देसी गाय की, वो साहिवाल, गिर, थारपारकर और राठी, और साउथ में जो हमारी ये दूसरी जातियां हैं, ये क्या है कि इनका जो दुग्ध उत्पादन औसत अगर हम देखें 3 से 4 लीटर आता है पर पशु पर दिन जी, एक दिन में। और जब हमारे देश में जो क्रॉस ब्रीडिंग शुरू हुई, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि इनका जो हमारे पशु का देसी नस्ल की पशुओं का जो दूध उत्पादन है वो कम है, इसको कैसे बढ़ाया जाए जी। तो उसके लिए बाहर से जो ज्यादा दूध देने वाली नस्ल के वे पशु आए और उनसे क्रॉस कराया, और जो हमारी संकर नस्ल की जाति बनी, इससे उसका हमारा दुग्ध उत्पादन डबल हो गया। जो हमारा औसत है संकर नस्ल की गाय का, वो लगभग 7-8 लीटर का है पूरे देश का। लेकिन दूध उत्पादन को और कैसे हम अधिक बढ़ा सकते हैं, इस बारे में और विस्तार से आपसे मैं जानकारी लूंगा डॉक्टर पवन। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। में कृषि के साथ पशुपालन को एक सहायक व्यवसाय के रूप में अपनाया जाता है। डेयरी उद्योग में दुधारू पशुओं को पाला जाता है। इनमें गाय, भैंस और बकरी शामिल हैं। पशुपालन में दुग्ध उत्पादन किसानों के लिए सबसे ज्यादा आसान और फायदेमंद है। पशु से अधिक लाभ लेने के लिए अच्छे नस्ल के पशुओं का पालन करने की आवश्यकता होती है। अधिक दुग्ध उत्पादन क्षमता वाले उन्नत नस्ल के गाय और भैंस होना जरूरी है। पशुपालकों के पशुधन की नस्ल सुधार के लिए 3 तरह के प्रयास किए जाते हैं। पहला, निकृष्ट सांडों का बधियाकरण। दूसरा, उन्नत नस्ल के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान करवाना। और तीसरा, उन्नत नस्ल के सांडों से प्राकृतिक गर्भाधान करवाना। कृत्रिम गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधार करने पर एक सांड के वीर्य से 10,000 मादाओं में प्रजनन संभव होता है। इसलिए उच्च कोटि के सांडों की उपलब्धता संभव है। नस्ल सुधार तेजी से होता है। प्रजनन संबंधी बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है। ये तकनीक सस्ती भी है। पशुओं को स्वस्थ रखने और उनका दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए हरा चारा बहुत जरूरी है। पशु इसे चाव से खाते हैं और आसानी से पचाते हैं। हरे चारे में वांछित विटामिन ए और खनिज अधिक मात्रा में होते हैं, जो पशु के प्रजनन शक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पशु समय से गर्मी में आता है और ब्यातों के बीच का अंतर भी कम हो जाता है। तो जाना आपने किस तरीके से जो पशु की नस्ल है उसका क्यों इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और कैसे हम ये कहते हैं कि आपने अगर पशु की जो नस्ल है उसको बदला है तो और ज़्यादा लाभ आपको आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो पशु की सेहत है उसको भी हमें बरकरार रखना होगा। और जैसा कि पहले डॉक्टर अतुल आप हमें बता रहे थे कि आवास व्यवस्था जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है बदलते मौसम में। लेकिन इसके साथ साथ और क्या कुछ कारक हैं जो कि हमारे पशु की सेहत पर सीधे तौर पर असर डालते हैं? मौसम की अगर बात की जाए, जैसे आपने कहा कि अब अगर गर्मियाँ आने वाली हैं, हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया दर्शकों को, और क्या ऐसे कुछ रोग हैं जिनकी संभावना बनी रहती है, खुरपका, मुंह पका जैसे रोगों की? हाँ जी हाँ। पहले तो गर्मियों में हीट स्ट्रेस जिसे हम बोलते हैं वो आने का चांस ज़्यादा होता है। तो हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए पहले तो उसके लक्षण जानना ज़रूरी है पशुपालक को, क्योंकि पशुपालक कई बार उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। और उसमें उन्हें ध्यान रखना है कि सांस जो है वो तेज़ हो जाती है, हाँफने लगता है पशु, और उसके बाद उसमें काफ़ी कमज़ोरी आ जाती है। जब ये सारे लक्षण देखे तो पशुपालक को जो नज़दीकी पशु
चिकित्सा केंद्र है उसमें उसी टाइम जाना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें ज़रा सी भी देरी होती है तो पशु की जान भी जा सकती है। और दूसरा बात की जाए अगर खुर पका मुंह पका की, इन बीमारियों के लिए जैसे मानसून से पहले और मानसून के बाद ये टीकाकरण जो है बहुत अनिवार्य है। भारत सरकार द्वारा अभी मुफ्त में टीकाकरण भी किया जा रहा है खुरपका मुंहपका का, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के द्वारा। तो किसान भाई वहाँ अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र में जाके टीकाकरण करवा सकते हैं। जी बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सुधाकर जी, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी सर। जी क्या जानना चाह रहे हैं? नमस्ते सर। नमस्कार सुधाकर जी। बकरी पालन के लिए जानकारी चाहिए सर। बकरी पालन के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, क्या जानना चाह रहे हैं बताइए? जी सर, दिन में कितने बार खाना दूं और क्या क्या दूं सर? जी तो कितनी बकरियां हैं आपके पास? मेरे तो अभी 30 दो है। जी चलिए बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी और ख़ासतौर से बकरी जैसे गरीब की गाय भी हम कहते हैं। डॉक्टर अतुल, इस बारे में आपसे मैं जानना चाहूँगा किस तरह का आहार हमें रखना चाहिए? जैसे उन्होंने कहा कि शुरुआती तौर पर अगर ये बकरियां पाल रहे हैं जिसके ज़रिए अच्छा लाभ जो है इनको आने वाले समय में मिलता रहे। जी हाँ, डिपेंड करता है ये कौन से एरिया पे रहते हैं। पश्चिम बंगाल से जैसे हमारे साथ हाँ, तो अगर ये पहाड़ी एरिया में रहते हैं तो इन्हें ध्यान रखना है कि ताज़ा पत्ते जो मिल रहे हैं उनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कराएं, हरे पत्ते अगर इन्हें मिल रहे हैं तो। और साथ में फीड जो है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से हम बड़े पशुओं को 2/3 जो हरा चारा है वो देना अनिवार्य है, वैसे इनके लिए भी 2/3 हरा चारा अनिवार्य है। और जैसे हम अक्सर कहते हैं वजन के अनुपात में हमें देना। हाँ, वजन के अनुपात में भी आपने चारा देना है इन्हें। और इसमें आपने ध्यान रखना है कि मिनरल मिक्सचर जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि हम ये देख लेते हैं क्योंकि एरिया वाइज जो है कहीं पे किसी मिट्टी में किसी चीज़ की कमी होती है, तो एरिया वाइज मिनरल मिक्सचर जो है वो अपनी मेरी किसान भाइयों से एक रिक्वेस्ट है, अपनी सॉइल टेस्टिंग ज़रूर करवाएं और वहाँ पे वो देखें कि वहाँ पे कौन से मिनरल की कमी है। और जिस मिनरल की कमी अगर उन्हें मिल रही है, मान लो वहाँ पे कैल्शियम की कमी मिल रही है, फास्फोरस की मिल रही है, तो वो अपने मिनरल मिक्सचर में वो फास्फोरस वाला कोई हो या कैल्शियम युक्त हो, वो मिनरल मिक्सचर जरूर अपने शामिल को दें। जी बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी देखिए। और आप जैसा कि हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आपको बता रहे हैं, और उसके साथ साथ संतुलित आहार का आपको ख्याल रखना होगा, जिससे आपकी जो पशु की सेहत है वो बरकरार रह सके। लेकिन जब दूध उत्पादन की हम बात करते हैं उसमें वृद्धि हमें करनी हो, इस बारे में हम जानना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले एक और दर्शक हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ सर जी, मेरे पास मदर डेयरी का ये है कलेक्शन सेंटर है जी। मेरे पास और गाय भैंस है जी। इसमें कभी कभी फैट और एसएनएफ कम लगता है, इस कारण जो दूध उत्पादन है उसका मूल्य कम हो जाता, तो ये बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता? चलिए बिल्कुल डॉक्टर पवन, इस बारे में आपसे मैं जानना चाहूँगा। हनुमान जी हमारे साथ जुड़े हैं महाराष्ट्र से और ये बता रहे हैं कि कुछ गाय और भैंस ये रखते हैं, और कैसे जो दूध उत्पादन की अगर हम बात करते हैं, मौसम में बदलाव के कारण भी कभी कभी जो दूध उत्पादन है वो कम हो जाता है, या कुछ और इसके पीछे कारण हो सकता है, लेकिन इसमें इजाफा कैसे एक पशुपालक अपने स्तर पर कर सकता है? जी डॉक्टर पवन। दूध बढ़ता जाता है पशु का, ब्याने के जी, जब पशु ब्याता है, बच्चा देता है, उसके 60 दिन तक दूध बढ़ता जाता है जी, रोज बढ़ेगा। उसको कहते हैं हम, जो 55 दिन या 50 दिन में आता है पीक यील्ड, यानी सबसे ज्यादा जो उस ब्यात के दौरान वो दूध देगी, लैक्टेशन के दौरान, तो वो सबसे ज्यादा होगा, उसे पीक यील्ड कहेंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा। और फिर जैसे क्रॉस ब्रेड है, वो 1.5-2 महीना पहले दूध छोड़ना जरूरी है सभी पशु का, तो उसका बंद हो जाएगा। वैसे क्रॉस ब्रेड आखिरी तक दूध देती रहती है, पर हमें 15-20 दिन पहले तो कम से कम छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसे ही जो हमारी भैंस है या हमारी देसी नस्ल की गाय है, वो 8 महीने दूध देती है मुश्किल से जी। तो जैसे मैंने बताया 50 दिन के बाद तो ऑटोमेटिकली कम होगा। अगर उससे पहले ही पशु ब्याने के कुछ दिन तक उसने अच्छा दूध दिया, फिर कम दिया, तो आपको देखना है कि क्या हम पशु को संतुलित आहार दे रहे हैं जी। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, उसमें क्या है कि हम कहते हैं दाना होना चाहिए, खली होनी चाहिए,
और एक उसके साथ जो फिलर चोकर वगैरह चूरी आप डालते हैं जी, और 2% मिनरल मिक्सचर, 1% नमक जी, ये। और जैसे कोई पशु 10 लीटर दूध दे रहा तो कम से कम 2 किलो दाना उसे जरूर दे। हरा चारा 3, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 2/3 जी, और कंसंट्रेट। ऐसे जो ड्राई मैटर की रिक्वायरमेंट है पशु की, ऐसे पूरी करते हैं। तो जैसे जैसे दूध बढ़ेगा, गाय में 1 किलो दूध पे 400 ग्राम और भैंस में 1 किलो दूध पे आधा किलो राशन बढ़ाते जाना है हमें। कोई 15 लीटर अगर दे रही तो उसका 3 से 4 किलो राशन दाना अलग से जरूर देना पड़ेगा। नहीं तो क्या है कि ऐसे अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे। बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी कि जब आपकी जो एक उम्मीद बनी रहती है अपने पशु से कि और ज़्यादा दूध उत्पादन हमें मिले, इसके लिए आहार प्रबंधन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसकी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए और इसके अनुसार ही अपने पशु को समय से आप संतुलित आहार ज़रूर दें। आगे भी इस बारे में आपको हम जानकारी देते रहेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं बदलते मौसम में किस तरीके से पशु की देखभाल आपको करनी होगी और कैसे दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए जो नस्ल सुधार है वो आवश्यक हो जाता है। इन दोनों विषय से संबंधित आप कुछ सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर जो हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ जी सर मेरी गाय को 15 दिन हो गए सर। एक थन में दूध कम आता है। एक थन से जो दूध है वो कम आ रहा है? हाँ जी, 3 थनों में ठीक आ रहा है, सिर्फ एक थन में कम आ रहा है। ये कितने दिनों से आप इस चीज को नोटिस कर रहे हैं? ये सर 15 दिन हो गए सर। जी बिल्कुल, ये काफी समय से देखिए जो समस्या है ये बता रहे हैं। क्या स्थिति इसमें हो सकती है डॉक्टर अतुल? मैं किसान भाइयों से यही एक अनुरोध करूंगा कि थनैला जो है वो हमारी अपनी एक प्रैक्टिस है जिस वजह से होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जब भी दूध दोना है जानवर को तो कोशिश करनी है कि जब दूध दोना है उसके बाद चारा डाला जाए ताकि जानवर जो है वो खड़ा रहे। और जब वो खड़ा रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि जब हम दूध निकालते हैं तो टीट कैनाल जो थन की नली होती है वो 7 मिनट तक खुली रहती है और जैसे ही हम दूध निकाल लेते हैं तो जानवर जो है बैठ जाता है और नीचे अगर कचरा होगा, कुछ भी होगा, कंटामिनेशन या कीटाणु जाने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो जब तक, इसीलिए चारा जो है वो जैसे ही आप दूध धो लें तो उसके बाद आप चारा डालें ताकि पशु जो है वो आपका खड़ा रहे। और दूसरा एक प्रिकॉशन जो है वो ज़रूरी है, पोटाशियम परमैंगनेट जो है उसका पानी में घोल बना के दूध धोने से पहले और दूध धोने के बाद थन को पूरी तरह से साफ करें और इवन अपने हाथों को भी साफ करें। जी बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी, इस तरह की सावधानी देखिए आपको अपनानी होगी। साथ ही डॉक्टर पवन आपसे भी हम जानना चाहेंगे, डॉक्टर अतुल ने तो बताया क्या सावधानी ऐसे में अपनानी होगी, लेकिन अमूमन अगर देखा जाए तो कैसे हम मान सकते हैं जो समस्या से पशु जूझ रहा है, थनैला की समस्या, या कि इसमें कुछ और भी आपको लगता है कुछ कारण हो सकते हैं अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है, एक थन से दूध कम आ रहा है अगर?
नहीं, डॉक्टर साहब ने ठीक कहा, ये है तो मैनेजमेंट की डिजीज। जैसे आप साफ सफाई रखेंगे तो नहीं होगा, लेकिन जैसे आप ये कह रहे हैं कि हो चुका है, तो आप जो पशु चिकित्सक है आपके पास कोई भी, वो उसको देख के बताएंगे कि किस स्टेज में है। जैसे अभी स्टार्ट ही हुआ हो ठंड में, जैसे ये फ्लैक्स आते हैं दूध में, तो अब वो बहुत लेटर स्टेज में आएंगे। अगर अभी शुरुआत है, थोड़ा थोड़ा हार्ड होना शुरू हो गया, गर्म हो जाती है जो उसकी लेवटी है पशु की अडर, तो ये अगर वो स्टार्टिंग है अभी तो ठीक हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। जो भी एंटीबायोटिक्स या दवाई पशु को देंगे ये डॉक्टर, तो जरूर डॉक्टर से संपर्क करें। और इसमें ये बड़ी अलार्मिंग वो होती है, ठंड खराब होने के चांस पूरे रहेंगे अगर ये सही समय से उसका इलाज नहीं कराएंगे। तो डॉक्टर से संपर्क करें और जो भी वो दवाई बताएं वो करें। जी बिल्कुल, जो पशु चिकित्सक हैं देखिए उनसे संपर्क आप जरूर करें, पशु की जांच समय समय पर कराते रहें। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं चंद्रशेखर जी? जी, मेरी गैया बार बार रिपीट हो रही है, मतलब वो बार बार हो रही है, मतलब दोबारा होती है फिर पलट जाती है फिर दोबारा रिपीट हो रही है। जी बिल्कुल, बार बार हिट पे आ रही है वो। जी, कितने दिन के बाद बोल पड़ती है? वो 21 दिन में बार बार 21 दिन के बाद बोल पड़ रही है। हाँ ठीक है। कौन सी नस्ल है? कौन सी नस्ल है? हेलो, कौन सी नस्ल है? वो अपने देसी है। ठीक है, आप एक काम कीजिए, पहले तो अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र में जाइए, वहाँ पे इसकी अंदर से सफाई की जाएगी पूरी। उसके बाद आप AI करवाइए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसे हम कहते हैं, हाँ वो करवाइए। तो उसके बाद आप देखेंगे रिजल्ट जो होंगे वो अच्छे होंगे। लेकिन उसके लिए मैं पहले आपको एक सलाह दे देता हूँ। आपने क्या करना, आपकी मैनेजमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से ही ये भी रिपीट ब्रीडिंग देखी जाती है। क्योंकि क्या होता है कि आप कभी कोई बोल देता है कि नहीं मेरे उस जानवर को ऐसा हुआ था, आप भी ये दवाई अंदर रख दो तो उससे ठीक हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, अपने हाथ जो हैं वो प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं होते, साफ नहीं होते, तो आप सीधा अपने हाथों से संपर्क करते हैं, जिसके कारण कीटाणुओं का संक्रमण हो सकता है। जी। तो दूसरा ये है कि जब आप AI करवाएं तो आप ध्यान रखें, जो AI करने के लिए आ रहा है आपके पास, वो AI गन जो है उसको प्रॉपर तरीके से स्टेरिलाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि वो AI गन जो होती है वो अनेक पशुओं में यूज होती है। जी बिल्कुल, और जैसे आपने यहाँ जिक्र किया रफ्तार कृत्रिम गर्भाधान का, तो काफ़ी आवश्यक है, नस्ल सुधार के लिए भी इसको बेहतर मान सकते हैं। जी हाँ जी, और देखिए ना सिर्फ नस्ल सुधार बल्कि इसके साथ साथ कोशिश यही की जाती है जो पशु है उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी आप और बेहतर कर पाएं। और खासतौर से डॉक्टर पवन, अगर बात की जाए, जब उन्नत नस्लों की हम बात करते हैं जिसके ज़रिए जो अच्छा दूध उत्पादन है हमें मिल सकता है, कौन सी प्रमुख नस्लें हैं और उन पर आखिर क्यों जो हमारे पशुपालक हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए? देसी नस्लों का भी जिक्र किया जाता है इसमें। बिल्कुल, जो हमारी देसी नस्ल है, जैसे अगर हम इनकी होल्स्टन फ्रीजन जो काली धोली गाय है और इनसे हमने अपने देश में संकर नस्ल तैयार की, वो ज्यादा दूध देने के लिए। लेकिन हमारे पशु, जैसे हम भी अपने NDRI में देखते हैं, हमारे यहाँ भी 25-25 लीटर की देसी साहिवाल नस्ल की गाय है जी। और 25 लीटर दूध अगर कोई देसी नस्ल की गाय देती है तो वो 30 लीटर से ज्यादा है क्रॉस ब्रेड के। जी। तो अब आप यूं देखिए, जैसे मैंने बताया हमारा औसत है 3 से 4 किलो रोजाना, और हमारे यहाँ भी 25 लीटर की गाय है। तो जो इनसे सांड पैदा होंगे 25 लीटर की गाय के, जो मेल होंगे ब्रीडिंग बुल, उनका प्रयोग करना चाहिए। जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की इंपॉर्टेंस डॉक्टर साहब ने बताई, यहाँ पे वो सही इंपॉर्टेंस लागू होती है कि बुल तो वहां जा नहीं सकता, नेचुरल तो हो नहीं सकती। तो हमारे यहाँ NDRI में पूरे कंट्री का सबसे बढ़िया साहिवाल का जर्मप्लाज्म है, सीमन है। तो किसान भाइयों को बहुत लोग लेकर जाते हैं यहाँ से। जी। कुछ किसानों ने तो अपने घर पे 10-10, 12-12 गाय भी पैदा कर ली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की। तो किसान भाइयों को चाहिए कि उस लेवल के पशु से उसको सांड के सीमन से ज्ञापन कराए। और ये मैं बताना चाहूंगा खास बात कि जब भी आप किसी को ज्ञापन कराए अपने पशु को, तो पहले जो इंसेमिनेशन करने वाला है उससे ये पूछे इसकी जो सांड का सीमन आप हमारे पशु को लगा रहे हैं, इसकी माँ का दूध कितना है। अगर उसकी माँ का दूध, चाहे वो भैंस हो चाहे साहिवाल हो, अगर 3000 लीटर एक ब्यात का है या उससे ज्यादा है, तो ही अलाउ करे
ये किसान भाई पूरे ध्यान से सुन ले, अगर आपको नस्ल सुधार करनी है तो ये एक सबसे बढ़िया तरीका है। और जो ब्रीडिंग है जैसे बुल सीमन एआई करा, यही एक फास्ट तरीका है जो नस्ल सुधार का और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का। बिल्कुल डॉक्टर पवन, आपके पास अभी हम लौट कर आएंगे, उससे पहले एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल जल्दी से शामिल कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? सर भैंसों के बारे में पूछना था सर। जी बताइए। 2-2.5 साल की पार्टी हो गई सर भैंस की जी, और प्रेग्नेंट बार बार करवाते हैं लेकिन रुक नहीं पाती सर। जी बिल्कुल, ये समस्या लगातार चल रही है। पटेल मीणा जी की राजस्थान से जुड़े हैं। डॉक्टर अतुल, क्या सलाह आप इनको देना चाहेंगे ऐसे में? वही है, बार बार ठहर नहीं रही है जैसे ये क्या बता रहे हैं। मैंने जैसे पहले ही कहा, पहले तो मैनेजमेंटल, और दूसरी बात आप एक बार ब्रुसेलोसिस का भी टेस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि ब्रुसेला एक ऐसा रोग है जिसमें क्या होता है कि लास्ट ट्राइमेस्टर पे अबॉर्शन होता है। लेकिन जैसे ये कह रहे हैं कि बार बार ठहर नहीं रही है, तो उसमें ट्राइकोमोनास जैसे इन्फेक्शन, ट्राइकोमोनास जैसे इन्फेक्शन हो सकते हैं, और उन इन्फेक्शंस के लिए भी आप नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र में जाके टेस्ट करवा सकते हैं कि क्या कारण है जिसके कारण वो ठहर नहीं पा रही है बार बार। और दूसरा, आप अपनी मैं फिर से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप अपनी मैनेजमेंट को प्लीज़ ध्यान दीजिए ताकि पूरा साफ रहे, और पोटेशियम परमैंगनेट से ज़रूर साफ करें अपने पशु को भी। जी बिल्कुल, और खासतौर से डॉक्टर अतुल, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जो हम प्रबंधन की लगातार बात कर रहे हैं कि अच्छा प्रबंधन आपको अपनाना चाहिए, और इसी के लिए जो केंद्र सरकार है वो भी गंभीर नजर आती है, क्योंकि पशु रोग नियंत्रण के लिए एक तरीके से मिशन मोड में हम इसको लिया है, जिससे कि पशु निरोगी रहे और ज़्यादा लाभ पशुपालकों को हो सके। जी हाँ, हम यही कहते हैं कि पहले जब अपने पशु के पास जाते हैं, जब भी आप संपर्क करते हैं, तो अपने कपड़े भी दूसरे रखें, और बाहर के पशुओं के संपर्क में आने से बचें। और दूसरे, अपने पशुओं को जब चराने के लिए आप भेजते हैं, आप खुद भी साथ रहें उसमें, और अगर आप स्टॉल फेड कर रहे हैं तो जो चारा आप ला रहे हैं उसका भी आप देखिए कि वो कहाँ से आ रहा है, किस स्थिति में आ रहा है, कहीं उसमें सीलन तो नहीं है। जैसे तूड़ी वगैरह कहीं से लाते हैं तो उसमें जरा सी सीलन होती है, जिसके कारण डिग्नाला डिजीज आने के चांसेस रहते हैं। इन सब चीज़ों का प्रबंधन में बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और इसलिए लगातार कहा जाता है कि सावधानी आपको अपनानी होगी, प्रबंधन आप उचित अपनाएंगे तो इस तरह की समस्याएं जो हैं वो नहीं होंगी, और आपकी आमदनी में इजाफा इसके जरिए हो सकेगा। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? ये एनडीआई जो सर हैं, इनसे गाय, भैंस और बकरी का सीमन हमें कानपुर में कैसे उपलब्ध होगा? चलिए, राकेश जी जानना चाह रहे हैं डॉक्टर पवन आपसे कि सीमन की आपके बारे में आप जानकारी दे रहे थे, कैसे ये कानपुर क्षेत्र में उपलब्ध हो सकेगा? ये कानपुर क्षेत्र में इनको या तो खुद लेके आना पड़ेगा जी। एक कंटेनर लेके आ जाए, छोटा 3 लीटर का आता है, उसमें अगर 2-4 किसान इकट्ठे होके आ जाए तो और भी बढ़िया है। या अपने नजदीकी जो स्वास्थ्य वो है वेटनरी हॉस्पिटल है, वहां से अपना कंटेनर डॉक्टर से मांग ले कि डॉक्टर साहब मुझे सीमन लेके आना है। 1000 डोज आराम से आ जाती है 3 लीटर वाले में, तो 1000 डोज पूरे गांव को काफी होगी इनके एक बार में। जी बिल्कुल, तो हमारे यहाँ जी डॉक्टर पवन, क्योंकि लगातार सरकार भी कोशिश कर रही है, अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, जिससे नस्ल सुधार के बारे में जो पशुपालक हैं उनको जानकारी दी जा सके, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं हम देखते हैं भ्रांति नजर आती है पशुपालकों के जहन में। नहीं, अभी काफी जागरूक हो रहे लोग। इससे पहले मैं एक बात छोटी सी बतानी चाहूंगा, जैसे डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया, ये जो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है ना, जैसे बार बार पशु आता है ईंट में और ज्ञापन नहीं होता जी, ये सबसे बड़ा क्या है कि जो मिनरल मिक्सचर है, जो खनिज लवण है, जो किसान भाई उनको खिला नहीं पाते। सारा दाना तो देते हैं बढ़िया जी, चारा देंगे, दाना देंगे, लेकिन मिनरल मिक्सचर नहीं देंगे। और डॉक्टर साहब ने कहा ना सोयल टेस्ट कराओ, तो सोयल टेस्ट कराने का मतलब है मिनरल मिक्सचर की कमी है, जो पहले मिलता था मिनरल वो नहीं मिलता। इसलिए एक मुट्ठी 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर किसान भाइयों को, ये पक्की बात रखनी चाहिए दिमाग में, रोज खिलाना है पशु को, चाहे कोई सा भी पशु हो। और ये थनैला रोग, चाहे ये रिपीट ब्रीडिंग, इन्फेक्शन, ये सब से निजात पा सकते हैं किसान भाई जी। तो बिल्कुल, ये और दूसरी बात जो आपने अभी कही थी सीमन की जी, तो जो जैसे मैंने कहा कि सभी स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ एक सेंटर है सीमन फ्रीजिंग का, जहां सीमन मिलता है। तो किसान भाई, जैसे साहिवाल का मैंने कहा हमारे यहाँ बहुत अच्छा है,
उत्तराखंड में कलसी में है, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में बफेलो के 3 सेंटर है, 2 हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंटर है करनाल और हिसार में। तो किसान भाई आजकल नेट की फैसिलिटी इतनी है, जैसे मेरा फोन नंबर चाहे तो नोट कर ले आपके माध्यम से किसान भाई, यहां से जहां से भी कहेंगे आप जानकारी हम दे देंगे। एनडीडीबी का सेंटर है, रायबरेली में सेंटर है, बहुत बढ़िया सीमन उनके पास मिलता है, क्रोस ब्रेड का खासकर, तो इसकी कोई कमी नहीं है। और किसान भाइयों को सिर्फ ये जागरूकता लानी है कि मुझे अपने पशु को गर्भित कराना है तो अच्छे सांड के सीमन से। जी बिल्कुल, और इसी जागरूकता के लिए देखिए लगातार जो जानकारी है वो पशुपालकों के बीच मुहैया कराई जा रही है। हर एक स्तर पर अलग अलग माध्यम से जो जानकारी है वो किसानों तक पहुंचाई जा रही है। फिलहाल सारी जानकारी जो है वो लगातार आप तक भी हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आज आपको जानकारी दे रहे हैं हम कैसे बदलते मौसम में पशु की देखभाल आपको करनी होगी, और खासतौर से दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए नस्ल सुधार क्यों आवश्यक माना जाता है। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। फिलहाल बिहार से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नीच जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, हेलो जी। अविनाश जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी, गुड इवनिंग सर। जी अविनाश जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें। जी सर। सर मेरा प्रश्न ये है, जो अगर सर कोई भी किसान पशु पालना चाहता है तो उसे सर सरकार की तरफ से किस तरह की सहायता की जाती है, और कितने मैक्सिमम कितने पशुओं पर सहायता की जाती है? जी बिल्कुल, देखिए जानना चाह रहे हैं कैसे पशुपालन क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं हमारे जो पशुपालक हैं, किसान हैं, क्या उनको मदद दी जाती है सरकार की तरफ से? डॉक्टर अतुल। हाँ, जैसे कि पशुपालन जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य का है, तो हर राज्य में अलग अलग स्कीम्स होंगी। आप भी अपने राज्य की स्कीम जानने के लिए अपने नज़दीकी पशुपालन केंद्र से आप संपर्क कर सकते हैं। वैसे अगर केंद्र सरकार की तरफ से देखें तो कहीं नाबार्ड जो है वो आपको प्रोवाइड करता है, लोन की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें आप डेयरी फार्म खोल सकते हैं या डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट खोल सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए आप नाबार्ड के ऑफिस
ऑफिस में जा सकते हैं जो राज्य में आपके उपलब्ध होगा, या फिर पशुपालन केंद्र में जा सकते हैं। जी बिल्कुल। इसके साथ ही डॉक्टर अतुल, जैसा आपने कहा कि अगर प्रसंस्करण की दिशा में आगे बढ़ें तो वहाँ भी संभावनाएं हैं, क्योंकि अगर पशुपालक अपने पशु को अच्छा रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, निरोगी रखते हैं, तो इसमें भी लागत उनकी बचती है। लेकिन लागत ना सिर्फ कम हो बल्कि मुनाफा भी हमें बढ़ाना है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में और क्या बेहतर सलाह उनके लिए? जी हाँ, मैं तो पशुपालकों से यही कहूँगा, सेकेंडरी प्रोसेसिंग एक होती है प्रोसेसिंग, एक होती है सेकेंडरी प्रोसेसिंग। जी। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे दूध का पनीर बना लेते हैं, तो पनीर जो है वो है प्रोसेसिंग। जी। फर्दर अगर उसके आगे जाएं, जैसे कुछ छोटे किसान होते हैं जिनके घरों में एक मोहल्ला ले लो आप, वहाँ पे अगर प्रोडक्शन हो रही है तो छोटे छोटे किसान होंगे, वहाँ पे 10 लीटर या 20 लीटर दूध हो जाता है। किसी दिन 20 हो जाएगा, किसी दिन 10 हो जाएगा। अब उन्हें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, तो अब वो ये करें कि या तो पनीर बना ले, और पनीर के साथ जो पानी निकलता है वो वे होता है, और जिसकी हमारे इंडिया में वे जो है आज तक इम्पोर्ट होता आया है, बाहर से हम मंगवाते हैं, जिसकी जिम में जो नज़दीकी जिम्स वगैरह होती हैं वहाँ पे जाके वे ड्रिंक्स जो हैं वो बना के आप सेल कर सकते हो। वो उसमें आमदनी इसके जरिए काफी बढ़ सकती है। और लगातार देखिए इस बात का ख्याल रखना होगा, बाजार में मांग किस उत्पाद की चल रही है, इसलिए कहा जाता है कि बाजार के अनुरूप अगर आप आगे बढ़ेंगे और लाभ आप कमा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर पवन, खासतौर से यहाँ आपसे हम जानना चाहेंगे, जब लाभ बढ़ाने की बात कही जाती है तो नस्ल सुधार उसमें एक प्रमुख या आवश्यक माना जाता है। कैसे इस दिशा में और जो पशुपालक हैं उनको जागरूक करना होगा, क्योंकि हर एक स्तर पर कार्यक्रम चलाए जाते हैं, एनडीआरआई की तरफ से भी कई तरह के जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित किए जाते हैं, और कितना बदलाव अगर हम देखें इस वजह से आ रहा है जब से हम नस्ल सुधार की बात कर रहे हैं? तो देखिए बदलाव काफी है। जैसे हम फील्ड में प्रोग्राम चलाते हैं, हम भी जैसे कई जगह पे हमारे यहाँ से, जैसे बिहार में हमने एक प्रोग्राम चला रखा, और मोतिहारी में हमारा सेंटर वहाँ पे सीमन सप्लाई करता है और फार्मर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं। और जो वहाँ इंसेमिनेटर्स हैं जो इंसेमिनेशन करते हैं उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं। हमारे यहाँ जैसे मुजफ्फरनगर जिले में लालू खेड़ी एक सेंटर है हमारा, वहाँ पे हम मिनरल मिक्सचर, किसानों को फसलों का बीज और ये सीमन देते हैं, फ्रोजन सीमन। तो क्या है कि, और हम किसानों को ये भी बताते हैं कि आपको पशु को सिर्फ ज्ञापन नहीं कराना, आपको पशु को अच्छे सांड के सीमन से ज्ञापन कराना है, और उसको लगातार मिनरल मिक्सचर देना है। हम वहां से मिनरल मिक्सचर किसानों को पूरे साल प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल। तो 1 किलो का पैक, 2.5 किलो, 5 किलो, 25 किलो तक के हैं। और अब मैंने देखा, जब हम जैसे किसानों को जागरूक कर रहे हैं, मीटिंग भी करते हैं, तो उस माध्यम से किसान क्या है कि वो पता लग गया कि यहाँ मिल रहा है। वैसे बाजार में अगर आप देखें तो 150 रुपए का, 100 रुपए से ज्यादा ही ज्यादा पर केजी मिनरल मिक्सचर मिलता है। तो जो जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं या एनडीआरआई है, ये इस तरह के सेंटर से अगर खरीदेंगे तो आपको हाफ रेट में भी मिल जाएगा वही चीज। जी डॉक्टर पवन, लेकिन नस्ल सुधार से हम मान सकते हैं कि ना सिर्फ जो दूध उत्पादन है उसमें तो इजाफा होगा ही, और क्या फायदे जो एक पशुपालक को मिल सकते हैं? देखिए, जैसे एक किसान 5 लीटर दूध उसकी गाय या भैंस दे रही, अगर वो उतना ही उसका मेंटेनेंस खर्चा, डिजीज का ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट सारा लगता है। अगर वही गाय या भैंस 15 लीटर या 20 लीटर दूध दे रही, तो उसके परिवार को 5-7 लीटर में परिवार का काम चल जाएगा, 15 लीटर बेचेगा। तो इससे बढ़िया तो काम हो नहीं सकता। और दूसरा, एक क्रॉस ब्रेड गाय रख ले जो 20 लीटर दूध दे, एक भैंस रख ले, उसका दोनों का मिला के जो बचे उसको बेचे। और जैसे हम क्या सोचते हैं कि गांव से बाहर नहीं निकलना, या जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, ग्रुप बना लो। बिल्कुल डॉक्टर पवन, और भी फायदे हैं वो आपसे हम आगे जानेंगे। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल शामिल कर लेते हैं। जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं और उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत जितेंद्र जी, आपका क्या जानना चाह रहे हैं? सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक मेरे पास एक भैंस है जी, तो वो दूध दे रही है, उसको लगभग दूध देते हुए अभी लगभग 1.5-2 महीने हुए होंगे सर। तो इस 2 महीने में वो कम से कम 3 बार बीमार पड़ चुकी है जी। क्या गुमसुम सी हो जाती है, चारा नहीं खाती है। अब कल शाम को उसने चारा चूरा कुछ नहीं खाया, पता नहीं उसको फीवर आ जाता है, क्या परेशानी हो रही है, इसको पता नहीं चल रहा सर जी। क्या लक्षण आ रहे हैं जब फीवर आ रहा है? क्या लक्षण आ रहे हैं? मतलब चारा नहीं खाती, रौंथ नहीं करती, वैसे गुमसुम खड़ी हो जाती। कीड़ों की दवाई दिए हुए कितना समय हो गया आपको? कीड़ों की दवाई तो जो गोली आती है ना जी, हाँ जी, वो मेडिकल से लाए थे। हाँ जी। तो वो लगभग वही
मतलब मुश्किल में हुआ होगा 1.5 महीना, तब दी थी उसको। इसके बाद दोबारा दवा दिलवाई थी 10-15 दिन पहले, फिर हो गई थी। तब वो डॉक्टर एक हमारे गांव के पास में वैसे ही हैं, दवाई देते, तो उनसे पूछा, उन लोग कीड़े की दवाई मैंने खिला दी थी उसको, कोई बात नहीं। फिर वो आए, 2-3 इंजेक्शन लगाए उसने, वो 400 रुपए लिए, अब बोला सही हो जाएगी। आप अपने राशन की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो आप राशन दे रहे हैं उसमें आप 2/3 जो है राफेज और कंसंट्रेट जो है 1/3 वो दें, और मिनरल मिक्सचर की मात्रा जो है वो 50 ग्राम ज़रूर दें, क्योंकि ये देखा जा रहा है, जैसे आप बता रहे हैं कि सुस्त हो जा रही है, वो हो सकता है फीड जो है उसके कारण आपकी जो प्रॉब्लम है वो बन रही है। जी बिल्कुल, और इसके लिए ये ज़रूरी कि लगातार आप अपने पशु की जो जांच है वो कराते रहें। साथ ही डॉक्टर पवन, आप भी इस बारे में बता रहे थे कि जो निकटतम पशु चिकित्सक हैं उससे पशु की जांच ज़रूर कराएं, और जिस तरह के लक्षण अभी यहाँ जितेंद्र जी बता रहे थे, क्या आपको लगता है कि ज़रूर है कि आप पहले जाँच करा लें, उसके बाद जो घरेलू उपचार की हम बात करते हैं, अक्सर हम यही देखते हैं पशुपालक जो है अपने स्तर पर जो उपचार शुरू कर देते हैं? बिल्कुल, इनको देखो हर जगह कोई ना कोई छोटी मोटी डिस्पेंसी है, एक गांव में नहीं दूसरे गांव में है जी। और आजकल प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी छोटे मोटे मिल जाते हैं, तो आपकी मदद हो जाएगी कि क्या कारण है, बुखार क्यों आता है, कोई इन्फेक्शन है, जैसे बाई चांस बच्चादानी में अगर इन्फेक्शन है तो दूध भी कम हो जाएगा और ये भी रहेगा, या उसको सर्दी लगी, मान लिया सर्दी लगी और आपने एक्सपोजर हो गया, तो उससे भी उसका ऐसा बना रहेगा सुस्त, पशु खाएगा नहीं ठीक से, दूध ठीक से नहीं देगा। तो ये इनको एक बार जांच करा लेनी चाहिए कि इसका असली कारण है क्या। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर पवन, जैसे हम लगातार आज दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं नस्ल सुधार के बारे में, तो ये भी एक बड़ा लाभ हम मान सकते हैं कि जो पशु की हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी बेहतर होती है इसके साथ साथ। बिल्कुल, प्रतिरोधक क्षमता का बहुत इंपॉर्टेंस है। देख लो, चाहे बच्चादानी में इन्फेक्शन हो, चाहे थनेला हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, अगर जैसे हम कोरोना के काल में भी देख रहे, सारा का सारा जो इम्यूनिटी के ऊपर है, अगर पशु की भी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो कोई भी बीमारी उसको नहीं आएगी। जी बिल्कुल, इस बात का हमें ख्याल रखना होगा लगातार। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फतेहाबाद हरियाणा से। रामनिवास जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो रामनिवास जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप? नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे पास एक भैंस है जो दूध घटा रही है, पहले 5 लीटर देती थी, अब कम देती है, वो क्या कारण है सर इसका? कब से आप ये वास्तव में सवाई नहीं देती जी, कब से देख पा रहे हैं आप जो दूध में गिरावट जो आ रही है? हमारा जो पशु है वो दूध 5 लीटर देती थी, अब 4.5 लीटर देती है। जी चलिए बिल्कुल। कितनी बार का ये है बच्चा, कितनी देर हुई है? रामनिवास जी, ब्यात के बारे में अगर आप जानकारी दे पाएं। संपर्क हमारा शायद टूट चुका है रामनिवास जी से, लेकिन क्या स्थिति खासतौर से डॉक्टर तो आप मानते हैं? जी हाँ, देखिए, एक तो थर्ड लैक्टेशन जो होती है वो पीक लैक्टेशन का पीरियड माना जाता है जी। अगर 5 या 6 लैक्टेशन हो चुकी हैं, 6वीं बार या 7वीं बार है, तो वो वैसे धीरे धीरे प्रोडक्शन जो है वो जानवर की कम होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, ये यानी ब्यात का जो सीधा असर है वो भी हम मान सकते हैं। हाँ, एक असर वो मान सकते हैं। दूसरा, फीड में जैसे एरिया वाइज मिनरल मिक्सचर की बात की, वो आप कर सकते हैं। टोटल मिक्स्ड राशन जो आप बैलेंस राशन दे रहे हैं वो इम्प्रॉपर अगर दे रहे हैं तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। और दूध में गिरावट के हमारे मैनेजमेंट के तरीके वो भी डिपेंड करते हैं। और थन को हमेशा साफ करें, अपने हाथों को साफ करें पोटाशियम परमैंगनेट से, वो ज़रूरी है। बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर पवन, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जो हमारे पशुपालक हैं उनकी उम्मीद पशु से यही रहती है कि दूध उत्पादन जो है उसमें गिरावट नहीं होनी चाहिए, लेकिन अक्सर जब टीकाकरण की हम बात करते हैं तो पशुपालकों को लगता है कि अगर हमने टीका लगवा लिया पशु को तो जो दूध उत्पादन है वो कम हो जाएगा। इस भ्रांति को कैसे हम कर सकते हैं कि ये सही है? क्योंकि आने वाले समय में जो दूध उत्पादन है उसमें वृद्धि होती ही है, लेकिन पशुपालक इसलिए ही टीकाकरण नहीं करवाते कि जो दूध है वो कम हो जाएगा पशु का। ऐसा नहीं है जी। ये तो किसी भी, जैसे इंसान में भी अगर टीकाकरण करते हैं, 1-2 दिन थोड़ा सा शरीर को कहते हैं ना अकड़ाहट सा है, टेम्परेचर हल्का सा रहेगा, उसके बाद 2-3 दिन के बाद नॉर्मल हो जाएगा। और जो खान पान का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यही है कि जैसे हम गांव में क्या है, ये खासकर हमने लाइव देखा हुआ है कि जैसे दाना दे दिया तो खल नहीं देंगे, खल दे दिया तो दाना नहीं देंगे,
दोनों चीज दे दी तो मिनरल मिक्सचर नहीं देंगे, नमक नहीं डालेंगे। तो ये एक बैलेंस राशन जो है एनिमल के दूध उत्पादन भी बढ़ाएगा, इम्यूनिटी भी वो करेगा, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना सफाई जी, जैसे सब क्लिनिकल एक मैस्टाइटिस होती है, वो बाहर कुछ नहीं दिखाई देगी, ना थन मोटा होगा, ना कुछ होगा, ना उसमें फ्लैक्स आएंगे छिछड़े जिसको दूध के, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत असर हो गया मैस्टाइटिस का, तो उससे भी दूध उत्पादन किसान को पता भी नहीं लगेगा क्या हो रहा। तो ये इम्यूनिटी अगर पशु की अच्छी है, मिनरल मिक्सचर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका जो फीड इंग्रेडिएंट उसको कंटिन्यू किसान रखे, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और इस तरह की चीज नहीं आएगी। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि ना सिर्फ स्वच्छता बल्कि इसके साथ साथ संतुलित आहार की जब बात की जाती है, आहार प्रबंधन, इसके साथ साथ आवास प्रबंधन, ये तमाम ऐसी सावधानी है जिनका ख्याल आपको आने वाले समय में रखना होगा। लगातार जो पशु है उसकी आप निगरानी रखें, जांच उसकी करवाएं अगर आपको किसी भी तरह की शिकायत लगती है। फिलहाल इस बारे में आगे भी आपको हम जानकारी देते रहेंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज आप देख रहे हैं किस तरीके से बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल पर आपको क्या सावधानी रखनी होगी, इसके साथ साथ पशु की दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए नस्ल सुधार पर क्यों जोर दिया जाता है। और ब्रेक पे जाने से पहले भी हमारे जो विशेषज्ञ हैं लगातार दर्शकों को बता रहे थे किस तरीके की सावधानी आपको अपनानी है, प्रबंधन आपको किस तरह का अपनाना होगा। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से, इनका सवाल शामिल कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? मैं पशु के बारे में जानना चाह रहा हूँ सर। जी भोला प्रसाद जी पूछिए। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि हम जब जाते हैं स्वास्थ्य केंद्र में, पशु चिकित्सालय में जी, तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि हमारा पशु का अच्छा नस्ल का बीज डालिए जी। तो अच्छा नस्ल का बीज नहीं डाला जाता है। मैं बच्चा पैदा हो गया जी, तो अच्छा नस्ल का बीज नहीं डाला हुआ है, तो मैं अच्छा नस्ल का कैसे मैं पता चलेगा कि हमको अच्छा नस्ल का बीज डाला गया? जी बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल आपका। डॉक्टर पवन, जानना चाहूँगा जैसे भोला प्रसाद जी जानना चाह रहे हैं कि जब हम सीमेन स्टेशन भी जाते हैं या जो चिकित्सक के पास जाते हैं, हमें कैसे इस बात की संतुष्टि होगी, हम कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे जो नस्ल है वो अच्छी है? बहुत बढ़िया। देखिए आजकल ना जितने भी हमारे 56 सीमन स्टेशन है कंट्री में जी, हर स्टेट में कम से कम एक है। तो जो टिक्का है जिसको हम नली, प्लास्टिक की नली होती है वो जी, उसके ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन प्रिंटेड होती है। बिना उसके सीमन नहीं मिलेगा आपको किसी भी स्टेशन पे। तो उस पर लिखा रहता है बुल नंबर, एवरीथिंग लिखा रहता है। तो जब आप वहां से लेके आते हैं तो वो जो मैंने बताया था कि 3000 से ऊपर इतना, वो
आजकल इन सीमन स्टेशन से अगर आप लेंगे गवर्नमेंट वालों से तो आपको इससे कम का सीमन मिलेगा ही नहीं। यानी प्रमाणित जगह से ही लें। हाँ, तो जो किसान है वो उसको वो ऑटोमेटिकली मिलेगा। प्राइवेट से या किसी ऐसे ठग विद्या वाले से कराएंगे तो आपको कोई गारंटी नहीं है। जी बिल्कुल, तो ये बेहद जरूरी खास बात है। जी हाँ जी बिल्कुल डॉक्टर पवन, साथ ही जैसा आपने कहा इस बात का तो उन्हें ख्याल रखना ही होगा। और इससे पहले आपने जिक्र किया था कि जो पशु है उसके पीछे की जितनी जानकारी है वो अगर आप रखेंगे तो और बेहतर है और अच्छा नस्ल का जो पशु है आपको मिल सकेगा। बिल्कुल, ये पशु को भी, किसान को भी जागरूक होना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया एनडीआरआई में अच्छा सीमन मिलता है। कानपुर से अभी एक किसान ने कहा कि मैं कैसे सीमन लेके आ सकता हूँ। जी अभी हमारे जैसे सेंटर हैं या स्टेट गवर्नमेंट भी अपने हर वेटरनरी हॉस्पिटल में कंटेनर में सीमन भिजवाती है। तो किसान को इतनी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि किसी न किसी तरह वहां जाए और अपने पशु को उन्हीं सीमन से ज्ञापन कराए जो वेटरनरी हॉस्पिटल में मिलता है। बिल्कुल डॉक्टर पवन, किसान जो है देखिए मेहनत से बिल्कुल पीछे नहीं है, आगे ही आपको हमेशा नजर आएंगे। और फिलहाल यहाँ डॉक्टर अतुल, अगर देखा जाए जो देखभाल की जब हम बात करते हैं, खासतौर से जो गाभिन पशु हैं या जो अभी नए ही जिनकी बात हुई है, वहां भी क्या कुछ सावधानी रखनी होगी ऐसे में? जी हाँ, जो नए जो गाभिन हुए हैं पशु, आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? पहले तो अपनी फीड मैनेजमेंट इन सब का ध्यान रखें। और दूसरा मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, जैसे इम्यूनिटी की बात करते हैं हम, तो इम्यूनिटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कोलेस्ट्रॉम फीडिंग। जी क्योंकि खीस जो है, कोलेस्ट्रॉम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। किसान भाई उसको इग्नोर कर देते हैं, जिसके कारण काफ़ी बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो है वो पशु को प्राप्त नहीं हो पाती। कोलेस्ट्रॉम फीडिंग जो है 2 से 4 घंटे जैसे ही बछड़ा पैदा होगा उस टाइम पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है कोलेस्ट्रॉम की। तो इसीलिए जितनी सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज जो हैं वो उस टाइम पे एब्जॉर्ब होंगी, उस टाइम पे नवजात पशु को मिलेंगी अपनी माँ से। बिल्कुल, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है देखिए उसका विकास तभी धीरे धीरे होगा अगर आप उसको सही समय पर और शुरुआत में ही जो खीस है वो जरूर देंगे। यहाँ डॉक्टर पवन, आपसे भी हम जानना चाहेंगे नस्ल सुधार के लिए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए पशुपालकों को? एक तो यही है, जैसे ये उससे एआई कराएं, और जैसे उसके बाद जो अगली उसका बच्चा पैदा हो उसको भी फिर इसी तरह से ये गर्भाधान करवाएं। तो खास बात ये ध्यान रखने की है कि पशु की जब उसकी दूध देने की क्षमता वाला, जिसको हम कहते हैं ना जेनेटिक पोटेंशियल उसके अंदर अगर है दूध देने की, तो तभी देगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा दूध देने वाले सांड का सीमन जहां भी मिले तो किसान उसको अपनाए और इससे अधिक लाभ कमाए। जैसे मैंने कहा 10 लीटर अगर दूध देती है, अगर वो 15 लीटर देने लगेगी तो आपको फायदा हो गया ना। जी, तो सबसे जरूरी है कि उतनी मेहनत हमें कम दूध देने वाले पशु पे करनी पड़ती है, उतनी ज्यादा दूध देने वाले पशु पे करनी पड़ती है। जी बिल्कुल, इस बात का इसलिए हाँ जी ख्याल पूरा यानी ये रखना होगा। फिलहाल डॉक्टर पवन, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो डॉक्टर पवन लगातार हमें जानकारी दे रहे थे नस्ल सुधार से ना सिर्फ जो दूध उत्पादन है उसमें इजाफा होता है बल्कि और किस तरह के फायदे एक पशुपालक को मिलते हैं। और खासतौर से डॉक्टर अतुल, अगर देखा जाए लगातार सरकार का जो एक उद्देश्य ये रहा किसानों की आय को दोगुना करने का, उसमें पशुपालन क्षेत्र की हम बात करते हैं या डेयरी विकास की हम बात करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण ये विकल्प है जिसको हम कह सकते हैं किसानों ने अपनाया भी है। जी हाँ, और इसमें ना सिर्फ डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम की बात करते हैं हम, यहाँ ट्रिपलिंग ऑफ फार्मर इनकम बिल्कुल देखी जा सकती है। जी क्योंकि जैसे हम सेकेंडरी प्रोसेसिंग की बात कर रहे थे, सेकेंडरी प्रोसेसिंग में जैसे वो अगर पनीर बना रहे हैं तो पनीर की फर्दर सैंडविचेस, अगर वो नॉर्मल बैंक्स वगैरह, ऑफिसेज वगैरह रहते हैं किसी एरिया में, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे अगर साफ हाइजीनिकली बना के अगर ये सेल करेंगे तो डेफिनेटली हर कोई क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार रहता है हमेशा। जी, तो वहाँ पे डबलिंग के बजाय ट्रिपलिंग ऑफ फार्मर इनकम हो सकती है। जी बिल्कुल, हम मान सकते हैं ना सिर्फ दोगुना बल्कि तिगुना चौगुना भी जो आय है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन अगर देखा जाए जो सरकार का उद्देश्य रहा है, अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, फिर चाहे टीकाकरण की हम बात करते हैं या पशु में रोग नियंत्रण को लेकर जो कार्य किए जा रहे हैं, और खासतौर से पशु अवसंरचना कोष जो है उसका भी प्रावधान रखा गया, जिससे शुरुआत में जो आपने कहा कि आवास जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है उस लिहाज से। जी हाँ,
और आवास में सबसे पहले पशुपालकों को ध्यान रखना है, आप गर्मियाँ आने वाली हैं तो पानी के फुवारे जो हैं वो लगा के रखें। हर आधे घंटे बाद जो पानी का फुवारा है वो जानवर के ऊपर पड़ना चाहिए ताकि तापमान जो है वो बना रहे। और ध्यान रखें कि जो विपरीत हवाएं हैं उनका प्रेशर ज़्यादा ना हो, वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर हो और साफ सफाई जो है वो अपने अच्छे तरीके से करके रखनी है अपनी पशुशाला में और सुबह शाम दोनों टाइम पे साफ सफाई जरूरी है। जी बिल्कुल, स्वच्छता का ख्याल आपको रखना होगा, हवा का आगमन जो है आवागमन वो बेहतर हो और ये तमाम सावधानी आप रखेंगे तो आपके जो पशु हैं निरोगी रहेंगे। फिलहाल डॉक्टर अतुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। जी तो जाना आज आपने कैसे इस बदलते मौसम में भी जो पशुओं की देखभाल है आप कर सकते हैं और उनकी सेहत को बरकरार रख सकते हैं। अब चलिए हमारा जो कल का विषय रहेगा उसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। हमारा जो कल का विषय है वो रहेगा पॉली हाउस में सब्जियों की खेती और नींबू वर्गीय फल बागानों की सुरक्षा। इसके साथ ही आप अपना सवाल या कोई सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाकर आपको हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। बारी है आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प की। आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए। ये नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हुई हैं। इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है जो आपके सवाल हमारे पास आते हैं, जो समस्याएं आपकी हैं उनका समय रहते समाधान हो सके, जिससे और भी ज़्यादा ना सिर्फ जो मुनाफा है वो आपको मिल सके बल्कि इस देश की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ कही जाती है कृषि और उसके साथ साथ पशुपालन दोनों एक ही गति से आगे बढ़ें, जिससे और भी ज़्यादा मजबूती जो है हमारे किसानों को पशुपालकों को समय रहते मिल सके। फिलहाल आज के लिए बस हेलो किसान में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।